हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में लॉरेंस कोहलबर्ग को सीखेंगे। इनकी जो थ्योरी है इसको भी बहुत डिटेल में समझेंगे और यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे अगर इसको आप डेफिनेटली देख लेते हैं पूरी तरह से तो यकीन मानिए यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, पहली बात समझ लेते हैं। तो जन्म बोले या फिर ये बोल सकता है आपसे कि कहाँ के रहने वाले थे, दोनों ही क्वेश्चन एक ही सेट पे जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनेगा अमेरिका, ये अमेरिका के थे, पहला क्वेश्चन यही बन गया। दूसरा क्वेश्चन है कि ये प्रोफेसर भी थे और ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ये प्रोफेसर कहाँ के थे। तो दो जगह के ये प्रोफेसर थे, एक आपका शिकागो है और एक आपका प्लेस जो है हार्वर्ड है। ये है क्या, यह विश्वविद्यालय है। क्या है, विश्वविद्यालय। इसी विश्वविद्यालय के ये क्या थे, प्रोफेसर थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ के थे, तो शिकागो और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये क्या थे, प्रोफेसर थे। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था इसके सिद्धांत के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इनके सिद्धांत का जो नाम था उसका नाम था नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक को बोलते हैं मॉरल। तो मॉरल डेवलपमेंट ये हो गया और सिद्धांत मीन्स थ्योरी। तो इसका हमारा जो नाम पड़ा थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये हमारा जो इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत था वो है थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसे ही हम लोग नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिकता का भी सिद्धांत बोलते हैं। अगर इस तरह से नहीं मिलेगा तो इस तरह से मिल जाएगा कि नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। इनका जो सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम लोग अभी ने क्या बोला, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, MDT। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है यह प्रयोग है, यह क्या किया गया था, यह एक प्रयोग था। और यह प्रयोग किस तरह से है कि एक कहानी गढ़ी गई, एक कहानी बनाई गई और उसी कहानी जो कहानी बनाया था उस कहानी को बनाने के बाद उसे बच्चों को सुनाया गया। उस कहानी को क्या किया गया, बच्चों को सुनाया गया और उसे बच्चों को सुनाने के बाद उनके नैतिकता के स्तर को मापा गया। उनके नैतिकता के स्तर को क्या किया गया, मापा गया कि बच्चा कितना नैतिक विकास को डेवलप किया है। वो एक कहानी के माध्यम से सेट करके उसे सुनाया और उसके बाद उसी कहानी से प्रश्न बनाया। अब उस प्रश्न का जो उत्तर देगा बच्चा, उसी उत्तर से उसके किस चीज की माप की गई, नैतिकता की माप की गई। तो यहीं से इनके जो नैतिकता की बात निकलती है तो कहानी के माध्यम से निकली है। अब वो कहानी क्या थी, तो ये कहानी थी, वो कहानी कहाँ की थी, यूरोप की थी। यूरोप की कहानी है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है इसीलिए हम छोड़ेंगे नहीं कुछ। यूरोप में दो लोगों की कहानी है। जो लड़का था या जो पति था उसका नाम था हिंज और उसकी वाइफ जो थी वो महिला थी यानी कि पत्नी थी, ये उसकी पत्नी थी। अब इसकी पत्नी क्या हो गई, बीमार थी, ठीक है ना। और इसे बीमार के लिए ऐसी दवाई चाहिए था, दवाई जो बहुत ही महंगा दवाई था, बहुत ही महंगा दवाई था। और इसे बनाने वाला सिर्फ एक ही कंपनी थी, एक ही दुकानदार था देगा, क्योंकि इसने अपनी दवाई को खुद बनाया था, इसीलिए ये दवाई बहुत महंगी दवाई बनाया था, बहुत महंगा दे रहा था। हिंज इसके पास गया और दवाई लेने के लिए, तो इसने दवाई इतना ज़्यादा दाम बता दिया कि हिंज के पास पैसा नहीं था। उसने कुछ पैसा दिया है,
कुछ पैसा ही दिया है, पूरा पैसा हो नहीं पाया उधार मांगने के बाद। लास्ट में हिंज क्या करता है, जब हो नहीं पाया तो उसने दवाई को चुरा लिया। दवाई क्या किया, चुरा लिया है, और दवाई चुराने के बाद वो लाके अपनी पत्नी के बीमारी में इलाज में दे दिया। ऐसा करने पे उसे क्या हो गया, जेल हो गया, कार्रवाई हो गई और वह जेल चला गया। तो यहाँ पे अब ये कहानी समझाने के बाद जो क्वेश्चन उठता है कि बताइए क्या उसे चोरी करनी चाहिए थी, क्या उसे यानी हिंज को क्या करनी चाहिए थी, चोरी करनी चाहिए थी। तो पहला क्वेश्चन बच्चे इस पे जवाब देंगे नहीं, चोरी करना गलत बात है, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो इससे उसके नैतिकता के स्तर का पता चलता है कि बच्चा नैतिकता के किस स्टेज में है, इसकी पता लगाई जाती है। यहीं से निकलता है नैतिकता का स्तर, नैतिकता का स्तर। तो इसमें 3 स्तर होते हैं, कितने टोटल हैं, 3 स्टेजेज हैं। पहले वाले स्तर को बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर बोलेंगे, पूर्व परंपरागत स्तर। इसे हम लोग बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा वाला जो है परंपरागत स्तर है, और इसे हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल स्टेज। और तीसरा वाला है उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। इसे हम लोग बोलेंगे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये हमारा 3rd स्तर है। इसी में अगर आपको पूर्व परंपरागत स्तर नहीं देगा तो इसी का एक नाम और है, उसे भी आप लोग लिख लीजिए। हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं प्राक रूढ़िगत स्तर, प्राक रूढ़िगत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर को बोलते हैं, ठीक। और यह वाला है रूढ़िगत स्तर, रूढ़िगत स्तर। और इस वाले को हम बोलते हैं कि उत्तर रूढ़िगत स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर। तो इसके ये सारे जो नाम है, ये नाम आप लोग याद रखना। अब इसमें जब ईयर का डिवाइडेशन होगा कि कितने कितने ईयर की यह कैटेगरी बनाई गई है, तो पहला वाला जो ईयर की कैटेगरी है ये 4 से 10 साल के कैटेगरी में आएगा। यानी कि जब ईयर वाइज आपको बोलेगा कि पूर्व परंपरागत स्तर कितने साल के बच्चों के लिए होता है, तो 4 से 10 साल के बच्चों के लिए होता है, या प्राक रूढ़िगत स्तर 4 से 10 साल के बच्चों के लिए होता है। वहीं परंपरागत स्तर की अगर बात करेगा तो यहाँ पे 10 से 13 साल के बच्चों के लिए यह होता है, ये भी आप लोग याद रखना। और उत्तर जो परंपरागत स्तर है ये आपका ग्रेटर देन 13 ईयर यानी कि 13 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जो कंडीशन होगी अप्लाइड, वो उत्तर परंपरागत स्तर में या उत्तर रूढ़िगत स्तर में या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आएगा, ठीक। अभी मैंने आपको 3 स्टेज बताए, इन 3 स्टेज के सबके अपने अपने सब स्टेज हैं, सबके अपने अपने सब स्टेज हैं, यानी कि उपभाग हैं या उप स्तर हैं, ठीक है ना। उपभाग या उप स्तर बोल सकते हैं। सारे स्तरों के सारे भागों के क्या है, उप स्तर हैं। जैसे पहला वाला स्तर के जो मैंने क्या पहला वाला बोला था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पीसी कन्वेंशनल स्टेज की अगर मैं बात करूं, जिसे हम लोग क्या बोले थे, पूर्व परंपरागत स्तर, तो इसके 2 स्टेज हैं। वहीं जो दूसरा मैंने बोला था कन्वेंशनल स्टेज यानी कि परंपरागत स्तर, तो इसके भी 2 सब स्टेज हैं। और वहीं जो तीसरा मैंने बोला था
पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी कि उत्तर परंपरागत स्टेज स्तर, तो इसके भी 2 स्तर हैं। यानी कि जब भी आपको इसके सब स्टेज या उप स्तर की बात करेगा तो कितने उप स्तर या होंगे, सब स्टेज हो जाएंगे, 6 सब स्टेज होंगे। यह आप लोग याद रखे रहे ना, कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने उप स्तर बताए गए हैं, या उप स्तरों की संख्या या उप भागों की संख्या या सब स्टेजेस की संख्या कितनी है, तो वो 6 है। आप लोग दिमाग प्री कन्वेंशनल स्टेज पहला स्तर, इसका जो मैंने 2 भाग बताया, उन दोनों भाग में पहले वाले की मैं चर्चा करता हूं। पहले वाले की यह बात होगी कि इसमें बच्चा दंड और आज्ञा पालन करेगा, दंड आज्ञा पालन। और यह जो बच्चा है कितने साल का है, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जितने भी बच्चे आएंगे वो एज 4 से 10 ईयर के बीच में होगा। अगर बच्चा 4 से 10 साल का है और दंड और आज्ञा पालन की बात यहाँ बताई जा रही है, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे के अंदर डर या भय बनाया जाएगा। इसका मतलब बच्चे को बताया जाएगा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अभी आपको मार पड़ेगी या डंडा पड़ेगा, तो बच्चा उसी भय के कारण उस आज्ञा पालन को करता है। जब भी इस तरह की बात होगी तो आप प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि इसमें हम लोगों ने अभी बताया कि 2 स्टेजेज हैं, 2 स्तर की बात करेंगे। पहला वाला है, इसमें बच्चा दंड और आज्ञा पालन की बात मानता है, यानी कि पनिशमेंट की बात किया जाएगा और ओबीडियंस की बात किया जाएगा। और यह पनिशमेंट और ओबीडियंस बच्चा क्यों मानेगा, उसके अंदर भय बनाया जाएगा, डर बनाया जाएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तब इस स्टेज की पहचान आपको क्लियर रहेगी। यहाँ पे भय और डर किसके द्वारा होगा, चाहे वो बड़ों के द्वारा दिया जाए या फिर माता पिता के द्वारा दिया जाए या फिर टीचर के द्वारा दिया जाए या फिर शिक्षक के द्वारा दिया जाए, यहाँ पे चाहे समाज के द्वारा या दिया जाए, तो यह इस स्टेज में बच्चा ऐसा मानेगा। और यह स्टेज आपका पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िवादी स्तर बोला जाएगा। इसे हम लोग प्राक रूढ़िवादी स्तर बोलते हैं। दूसरा इसी में है कि बच्चा अगर इस तरह की बात किया तो यहीं पे बच्चा अब क्या होगा, यहाँ पे अपने स्वयं के बारे में बात करेगा, यानी कि स्वयं को देखना, स्वयं को देखना। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें गलती हुई तो उसी कार्य के लिए वह खुद जिम्मेदार होगा। स्वयं को देखना माने खुद जिम्मेदार होना। इसका क्या मतलब, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। यह सिद्धांत पहले में आएगा कि बच्चा इसमें इस तरह की बात करेगा, यानी कि इसमें टिट फॉर टैट क्या बात होगी, टिट फॉर टैट, यानी और पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। इस स्टेज में क्या नैतिकता बच्चे के अंदर रहेगी, क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा है तो इस स्टेज में नैतिकता नहीं रहेगी, नैतिकता नहीं पाई जाएगी, नैतिकता विद्यमान नहीं होगा। दूसरी बात है यहाँ पे नैतिकता यानी कि मॉरलिटी, अगर यहाँ पे बात होगा कि मॉरलिटी डेवलपमेंट होगा कि नहीं, तो आप बोल सकते हो कि मॉरलिटी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं पाया जाएगा बच्चों के अंदर, वह एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता, पाया नहीं जाता है। दूसरी बात है यहाँ पे एक्सचेंज की बात होगी। क्या होगी, एक्सचेंज यानी कि विनिमय का बात करेगा। विनिमय, विनिमय माने आप पहले मुझे दो तो मैं अपना आपको दूंगा, यानी कि आदान प्रदान की बात किया जाएगा। आदान प्रदान, बच्चे को आप तभी कोई चीज दे सकते हो जब उसे कोई चीज दोगे तभी वो अपना सामान आपको देगा। तो यहाँ पे
इसका क्या मतलब निकला कि बच्चा स्वयं के लाभ की भावना होती है। इस स्टेज की पहचान करने के लिए आपको बता रहा हूं कि पहला स्टेज हम लोगों को कैसे पहचानना होगा। तो स्वयं के लाभ के बारे में बच्चा सोचेगा, यानी कि बच्चा इस स्टेज में क्या होता है, स्वार्थी होता है। क्या होगा, स्वार्थी होता है। तो यह पहला स्टेज की बात है। यहाँ पे क्या उसके अंदर परिपक्वता रहेगी, परिपक्वता नहीं रहती है, यानी कि वो बच्चा इस स्टेज में नियम की भी परवाह नहीं करता है, नियम की परवाह नहीं होती है उसे। पहला ही स्टेज चल रहा है, नियम की परवाह नहीं होती है। दूसरी बात, सही गलत से उसे कोई मतलब नहीं होता है, तो इसमें सही गलत से नहीं मतलब होगा। दूसरी बात पहचान की बात है। दूसरी बात हमने अभी क्या बताया कि यहाँ पे बच्चा विनिमय आदान प्रदान का भी काम करेगा। दूसरी बात कि मॉरलिटी यहाँ पे यानी कि नैतिकता क्या विद्यमान रहती है। अभी आपको बताया कि नैतिकता यहाँ पे विद्यमान नहीं रहती है। अभी दूसरी बात है कि बच्चा इसी में दंड और आज्ञा पालन करेगा, दंड को मानेगा और आज्ञा पालन यानी कि ओबीडियंस की भी बात मानेगा। और यह किसके वजह से, अभी मैंने बताया कि डर या भय की वजह से यह काम मानेगा। अब यहीं पे आपको बताया कि स्वयं के लिए जिम्मेदार बताएगा कि आपने ऐसा किया था तभी इसके लिए भुक्तभोगी हैं, तो स्वयं के लिए जिम्मेदार भी बताएगा। तो यह पहले स्टेज की सारी लक्षण है। इन लक्षणों को आप अपने दिमाग में रखे रहिए। कंफर्म है कि पहले स्टेज के बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके गलत नहीं। स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि परंपरागत स्तर, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी स्तर। और इस वाले का जो एज होता है 10 से 13 साल के बीच का इसमें होता है बच्चा। अब इसमें पहचान क्या है, तो इसमें भी 2 स्टेज हमने बताया था कि बच्चा अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की कोशिश करेगा, अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बनने की कोशिश करता है कि समाज में वो सब लोग उससे कहें कि हाँ अच्छा है, यानी कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल की भावना यहाँ पे होती है कि वो अपनी तारीफ सुनना चाहता है। दूसरी बात है यहाँ पे उसके अंदर ऑनेस्टी आएगी, ईमानदारी की भी बात रहेगी कि बच्चा ईमानदार बनने की कोशिश करेगा। जब भी इस तरह की बात रहेगा तो समझ लेना दूसरे स्टेज की बात हो रही है। तीसरी बात है बच्चा यहाँ पे प्रेज यानी कि प्रशंसा पाने की भी कोशिश करेगा कि हाँ हमको किसी से प्रशंसा मिले, यह बात हो। यहाँ पे हमने लिखा क्या, गुड गर्ल बनने की कोशिश करेगा या फिर गुड बॉय बनने का कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहीं पे इतनी सारी अगर बात आई है तो ये सारी के सारे आपके कीवर्ड हैं पहचानने के, किसके, कन्वेंशनल स्टेज यानी परंपरागत स्तर को पहचानने। कानून का जो संरक्षण है वो मानेगा, यानी कि कानून की बातों को वो मानेगा, कानून का संरक्षण का समर्थन करेगा, यानी कि अधिकारों की भी बात करेगा कि जो हमारे अधिकार हैं कानून से लेकर उसको सहमति देगा, उसे मानेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने की बात करता है कि हाँ अगर कानून की बात है तो उसमें हमें उसे तोड़ना नहीं चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे मेंटेन बनाए रखना चाहिए। तो लॉ ऑर्डर ओरिएंटेशन की भावना उसके अंदर आएगी। जब इस वाले की बात करेगा समझ लेना कि किस स्तर की बात हो रही है, परंपरागत स्तर की बात हो रही है, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समाज या मतलब कि कोई भी कानून हो गया, चाहे समाज के द्वारा बनाई गया कोई कानून हो या फिर
कोई भी जैसे संविधान के द्वारा कोई कानून बनाया गया हो, इन सारी चीज़ों को बच्चा क्या करेगा, पालन करने की कोशिश करेगा, पालन जरूर करेगा। उसमें एग्जाम्पल इस तरह से देगा कि मेरे पिताजी ने जो है वो क्या बोला कि सड़क पार करते समय रेड लाइट जो था उसका पालन नहीं किया, इस वजह से उनकी दुर्घटना हो गई, अतः कानून का पालन करना चाहिए था। तो यह बच्चा किस अवस्था में है, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं कि बच्चा परंपरागत स्तर में है, कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा है। इसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसे हम लोग बोलते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर, या इसे ही हम लोग बोलते हैं कि उत्तर रूढ़िवादी स्तर। उत्तर रूढ़िवादी स्तर बोलते हैं। और यह जो अवस्था हो यह 13 साल से ऊपर की होती है, यानी कि ग्रेटर देन 13 ईयर होगा। यहाँ पे भी हमने आपको बताया कि 2 स्तर होती है। पहला स्तर में क्या करेगा, वो जो है सामाजिक अनुबंधन विधि होता है, उसमें आएगा सामाजिक अनुबंधन विधि। इसे हम लोग कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन मेथड। तो यह है सामाजिक अनुबंधन विधि। इसमें क्या होता है कि कोई भी कानून अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे समाज के द्वारा अगर कोई चीज है और वो चाह रहा है उसे तोड़ देने में उसकी नैतिकता है, तो उसे तोड़ देगा, कहेगा ऐसे कानून जो समाज को नुकसान पहुंचाए उसे हमें क्या कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए ऐसे कानून को। इसमें इस तरह की बातें करेगा। ठीक, में जो बी वाला स्टेज है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा स्टेज जो है उसको समझ लेते हैं। इसे बोलेंगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यानी कि यूनिवर्सल, सार्वभौमिक माने यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन, या यूनिवर्सल यहाँ पे मॉरल थ्योरी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या बात करेगा, यहाँ पे आप लोग समझना, बच्चा जो होगा वो अपने विवेक या अंतरात्मा के जरिए, अपने मन से, इसके साथ साथ अंतरात्मा, इसकी आवाज को सुनेगा बच्चा। ठीक है ना। अब इसी के जरिए वो कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा, कानून व्यवस्था इसके जरिए बनाएगा। ठीक, यहाँ पे सही गलत के बारे में निर्णय अपने चिंतन द्वारा सोचेगा, मन से सोचेगा, मस्तिष्क से चिंतन करेगा, और वह इस अवस्था में किसी चीज की परवाह नहीं करता, ना तो कानून की ना समाज की, किसी चीज की परवाह नहीं करेगा। उससे सीधा सा मतलब है, अगर उसका विवेक और अंतरात्मा बोला कि यह सही है और सही सिद्धांत पे सबके लिए हित में हो रहा है, तो वह उसे ही मानेगा। और इस स्टेज में बच्चा किसी चीज की परवाह नहीं करता, ना तो कानून की परवाह करता है ना समाज की। वह बात समाज के लिए और उस घर के लिए सही हो, बस यह मायने रखता है, और उस चीज के लिए बच्चा अपने जान भी देने के लिए तैयार होता है। तो यह जो स्टेज होता है यह होता है उत्तर परंपरागत स्तर का, या उत्तर रूढ़िवादी स्तर का, या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का, जहां पे 13 साल से ऊपर की बातें आती हैं, यानी कि 13 साल के ऊपर की जो बच्चे होंगे इसमें आएंगे। तो मैंने सारे स्टेजेज और उनके सब स्टेजेज की चर्चा कर लिया कि जितने यहाँ, उसके बारे में कितने स्टेज थे, 3, और इन 3 स्टेज के 2 सब स्टेज थे, उनके भी बारे में हम लोगों ने चर्चा
कर लिया। ये 3 स्टेज कौन से थे? अभी आपको बताया, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यह 3 स्टेज था इसमें। अब इसी स्टेज के अपने दो दो स्तर थे, इसके 2 स्तर, इसके 2 स्तर और इसके 2 स्तर। अब इसमें पहला वाले के जो 2 स्तर था, यहाँ पे पनिशमेंट की बात किया था और ओबीडियंस की बात किया था पहले वाले में 2 स्तर में। और यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे टिट फॉर टैट वाली बात थी दूसरे स्तर में। इसी के दूसरे वाले भाग में यहाँ पे तो बच्चा गुड बॉय और गुड गर्ल बनने का कोशिश करता था, और इसी में बच्चा ऑनेस्टी की बात, ईमानदारी वाली और प्रशंसा पाने की भी बात करता था। समाज द्वारा बने कानून का पालन करने की बात करता था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की भी बात करता था। तीसरे स्टेज में यहाँ पे यूनिवर्सल आपकी जो मॉरल थ्योरी है उसकी बात करता था। यहाँ पे बच्चा कोई कानून और लॉ की कोई भी फॉलो नहीं करता था, उसके लिए वह बात सही हो वह मायने रखता है। यहाँ पे दूसरी बात है कि समाज द्वारा बनाए गए नियमों को वहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर सकता था, नहीं मानेगा बस वो सही हो तो। ये सारे के सारे मॉरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की बात थी जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। तो उस कहानी से 2 बात निकली थी। एक था बच्चे को कहानी सुनाने के बाद जो प्रश्न दिया, वह प्रश्न बच्चे को 2 इस सिचुएशन में डाल सकता है। पहला है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, बच्चे को तो वहां पे नैतिकता में दुविधा होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मॉरल डायलेमा। यहाँ पे बच्चे को सही और गलत इनके बीच में निर्णय लेने में जो कठिनाई होगी, जो बात कहेगा वही आपका नैतिक दुविधा होगा, यानी कि सही की तरफ जाए कि गलत की तरफ जाए, कौन सा निर्णय ले वह आपका नैतिक दुविधा में आएगा। ठीक है ना, कि किसकी तरफ जाए। और दूसरा इसमें जो है नैतिक, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो है नैतिक तर्कणा। इसे हम लोग बोलते हैं मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग, यहाँ पे इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बच्चा सही का निर्णय लेने में सही निर्णय लेने में जो उसकी प्रक्रिया शामिल होगी उसे नैतिक तर्कणा बोलेंगे। ठीक है ना, कि हमें सही की तरफ जाना है, निर्णय ले लिया, या गलत की तरफ जाना, निर्णय ले लिया। लेकिन सही गलत के बीच में जब वो फंसा रहता है कि किसकी तरफ जाएं, उसके मन में बचा रहता है विचार, तो वह निर्णय नहीं लिया रहता, उसे ही हम लोग नैतिक दुविधा बोलते हैं। और नैतिक तर्कणा में सही के साथ में निर्णय ले लिया तो वह नैतिक तर्कणा में आएगा। यानी कि मॉरलिटी है क्या, इसकी भी तो हमें बात करनी चाहिए। तो मॉरलिटी जो होता है, सही और गलत के बीच में जो निर्णय लिया जाता है, निर्णय लेना ही क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। ठीक है ना, नैतिकता का मतलब क्या है? आप सही और गलत के बारे में जान पाएं, सही और गलत के बारे में जान पाएं कि क्या सही है और गलत है क्या, उसे ही हम लोग नैतिकता यानी कि मॉरलिटी कहते हैं। अब बात आती है कि यह कैसे डेवलप होगी मॉरलिटी। इसका मतलब है हाउ टू चिल्ड्रेन, बच्चों के अंदर कैसे यह हमें डेवलप किया जाए। ठीक है ना, हाउ टू चिल्ड्रेन डेवलप, कौन कौन सी चीज? 2 चीजों को डेवलप करना है, मॉरलिटी को कैसे डेवलप करना है और आपका मॉरल रीजनिंग को कैसे डेवलप करना है। यही दोनों को डेवलप किस तरह से करना है। मॉरल माने नैतिकता को कैसे डेवलप करना है और मॉरल रीजनिंग माने नैतिक तर्कणा को कैसे डेवलप करना है कि बच्चा सही से निर्णय ले ले। तो यह डेवलप करने के लिए 2 चीज है। देखिए,
संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता जब डेवलप होगी, जब यह डेवलप होगी दोनों चीज, ठीक है ना, जब यह डेवलप हो जाएगी तब आप लोग समझ लेना, तब उसे नैतिक विकास का निर्णय लेना आ जाएगा। निर्णय बच्चा कब ले पाएगा? जब उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा और मॉरल डेवलपमेंट हो जाएगा, तभी वह निर्णय ले सकेगा, तभी उसके अंदर मॉरलिटी यानी कि नैतिकता का विकास हो जाएगा, तभी उसके अंदर मॉरल रीजनिंग डेवलप हो जाएगा। तो यह चीज आप लोग समझ लेना कि जो संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता है, नैतिक परिपक्वता है, इन दोनों को डेवलप करने के बीच में यह एक सहयोगात्मक कार्य करता है। कौन? नैतिक विकास का सिद्धांत सहयोगात्मक क्या करेगा? कार्य करेगा। क्लियर हो गया? नैतिक विकास के सिद्धांत की यहाँ पे भूमिका होगी, और अगर यह सहयोगात्मक कार्य करेगा तो उस बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक परिपक्वता भी डेवलप हो जाएगी और नैतिक परिपक्वता भी डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे कुछ हम लोग आलोचना की भी बारे में समझ लेते हैं। आलोचना, तो आलोचना यहाँ पे जो हुआ है कि पहली बात है, यहाँ पे जो स्टडी किया गया है, स्टडी यानी कि जो अध्ययन किया गया वो पुरुषों को लेकर अध्ययन किया गया है, महिलाओं को लेकर यहाँ पे मॉरलिटी के बारे में बात नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को लेकर बात किया, महिलाओं को नहीं। तो यह एक आलोचना हो गई कि इसमें महिलाओं की मॉरलिटी को शामिल नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि यह नकल किया हुआ लगता है, इसे नकल किया हुआ माना गया है इस सिद्धांत को। किस वाले के? जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से, जो जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत था उससे नकल किया हुआ माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत था उसी को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है, उसी को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है, और मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे कुछ उसमें चीजों को क्या कर दिया गया है, और चीजों को जोड़ दिया गया है, यानी कि विस्तारित कर दिया गया है। जो उनका सिद्धांत था उसी में और विस्तारित कर दिया गया, कुछ चीजों को जोड़कर, और वहां पे कुछ परिवर्तन कर दिया गया है उन्हीं के सिद्धांतों में, और वही लाकर बता दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो यह नकल किया हुआ माना जाता है, यह भी बात आप लोग याद रखे रहना। यहाँ पे इसे जेंडर बायस्ड थ्योरी बोलते हैं, जेंडर बायस्ड थ्योरी। अगर यह बोला जाता है जेंडर बायस्ड थ्योरी तो इसमें सीधी सी बात है पुरुषों को लेकर बात किया है, महिलाओं को बात नहीं की है। इसी वजह से इसे जेंडर बायस्ड थ्योरी भी कहते हैं कि जेंडर के साथ इसमें भेदभाव हुआ है। तो जेंडर बायस्ड थ्योरी किसने बताया था? तो किसने बताया? तो ये भी बात रखना, इनकी शिष्य थी लॉरेंस कोहलबर्ग की, उस शिष्य का नाम था, वो लड़की थी, उसका नाम था कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन नाम था उस लड़की का। उसी ने यह बात बताई कि इसमें नारी के नैतिकता के बारे में बात नहीं बताया गया है, नारी के नैतिकता के बारे में बात नहीं बताया गया है, पुरुषों की नैतिकता के बारे में बात बताया गया है। तो इसीलिए कैरोल गिलिगन ने इसकी आलोचना किया था। दूसरी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह बहुत ही हाइपोथेटिकल बात है। हाइपोथेटिकल जो यहाँ पे सिचुएशन दिया गया था कि बताओ, इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात है, यानी कि परिकल्पनात्मक परिस्थिति दिया गया था। अब यहाँ पे परिकल्पनात्मक परिस्थिति देने का मतलब इस तरह से कल्पना वाली सिचुएशन में दे दिया कि आपको इमेजिनेशन में डुबा दिया गया है कि आप ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, और यह रियल में कहीं पे फॉलो होता है, कहीं पे फॉलो नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे हमें बोलते हैं कि सभी संस्कृतियों में यह लागू नहीं होगा, सभी संस्कृतियों में लॉरेंस कोहलबर्ग
वर्ग का सिद्धांत लागू नहीं होगा, सिद्धांत लागू नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया गया है, यानी कि परिकल्पनात्मक परिस्थितियां डेवलप की गई हैं जो कि सभी संस्कृतियों पे लागू नहीं होता है। तो यह भी उनका एक आलोचना के रूप में बात कही गई है। अच्छा, कुछ यहाँ पे जैसे सीटेट है तो यह स्टेज आपको तो पहचानने के लिए अगर दिया जाएगा तो आप तो स्टेज पहचान लेंगे, स्टेज की पहचान तो कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं, इन वर्डों को आप लोग समझ लीजिए, ये भी याद रखे रहना जो मैं वर्ड लिख रहा हूं कि 3 स्टेज आपको तो मैंने बताया, इन 3 स्टेज के 2-2 सब स्टेज बताए थे, 2-2 सब स्टेज। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं, वो नाम अगर आप लोग याद रख पाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यह एक लास्ट सिचुएशन है, अगर वो सबसे टफ क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो यह वर्ड आपको शामिल करेगा। तो वह वर्ड सभी जगह नहीं बताया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं यह वर्ड ताकि आप लोग याद कर पाएं। तो चलिए मैं वो कीवर्ड लिख दे रहा हूं ताकि अगर कठिन क्वेश्चन भी बना दे तो आप लोग उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए कीवर्ड लिख लीजिए। जैसे ये पहला वाला था, पहले वाले के 2 कीवर्ड थे ना, जैसे मैंने पहला वाला कौन सा था, प्री कन्वेंशनल स्टेज था, उसके 2 थे तो वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से दूसरे वाले के 2 स्टेज हैं, सबके मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं। पहले वाले में बोलते हैं आत्म केंद्रित निर्णय। अगर आपको कहीं मिल जाएगा आत्म केंद्रित निर्णय तो इसमें आत्म केंद्रित निर्णय पहले वाले में ही मारेंगे। यहां पे आत्म केंद्रित निर्णय बच्चा अपने आत्मा से नहीं ले पाएगा, तो ये भी बात रखे रहना। दूसरी बात है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, अभिमुखता इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स इंडिविजुअल इसे बोलेंगे। तो यह फर्स्ट स्टेज में आएगा। अगर इसकी बात करेगा तो यह ऐसा कीवर्ड है जो अगर आपको मिल जाएगा तो फर्स्ट स्टेज में आप लोग इसका टिक मारेंगे, ठीक है ना। यहां पे सेकेंड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें रहेगा परस्पर एक रूप अभिमुखता, अभिमुखता इसे हम लोग बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इसे IR इस तरह से आप लोग समझ लेना। और इसका सेकंड वाला जो स्टेज है उसे बोलेंगे कानून या फिर अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसे हम लोग बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक। तो यह जो वर्ड है आपको कहीं पे बताया नहीं गया होगा, इसलिए ये वर्ड भी मैं शामिल कर दे रहा हूं। अगर सीटेट में बहुत कठिन क्वेश्चन या यूपी टेट सुपर टेट में बनाए तो ये कीवर्ड अगर आप लोग याद रखे रहेंगे तो सेकेंड स्टेज में यह जाता है। थर्ड स्टेज की अगर यहीं पे मैं बात करूं थर्ड की, तो इसके भी 2 हैं। यह है सामाजिक अनुबंधन विधि या फिर अभिमुखता, इसे आप लोग लिख लेना अभिमुखता, ठीक। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। इसमें दूसरा वाला जो है इसे हम लोग बोलेंगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसे हम लोग क्या बोलेंगे,
यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो स्टेज मैंने आपको बताया, यह स्टेज आप लोग अगर याद रखे रहेंगे तो यहां से बनने वाले सभी क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। क्योंकि यह जो वर्ड है ये कीवर्ड नहीं ध्यान में देते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था सारी जगह पे आपको वही बताया जाएगा, लेकिन ये कीवर्ड शायद नहीं बताया जाता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये कीवर्ड भी याद रखे रहें। तो चलिए ठीक है, यहीं पे अपने यह लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपको यह लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर।